हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। इकोनॉमिक्स में हमने लास्ट क्लास के अंदर इंडियन इकोनॉमी को स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट के साथ। चैप्टर नंबर फर्स्ट के बेसिक इंट्रोडक्शन को हमने समझ लिया था कि इंडियन इकोनॉमी होती क्या है और इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवा ऑफ इंडिपेंडेंस वो क्या था, मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। उसके बाद आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इवन आज की क्लास में हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा ही था ये चैप्टर, बेसिक ही बताना था हमें। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंडीशन इन द इंडियन इकोनॉमी ऑन द एवा ऑफ इंडिपेंडेंस, कि क्या कंडीशन थी हमारी जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम पर हमारी इकोनॉमी की। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो कंडीशन की अगर हम बात करें, कंडीशन इन द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईवा ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट होगा लो लेवल ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ये अच्छे से समझाया था कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने कभी भी ये अटेम्प्ट नहीं किया था कि वो एस्टिमेट लगाए कि पर कैपिटा इनकम कितनी होगी और कितनी हमारी नेशनल इनकम होगी। तो ये एस्टिमेट लगाने की नहीं सोची थी, बस सजेशन दिया था ताकि हम जीडीपी को बढ़ा सके। वीके आरवी राव ने कि एस्टिमेट लगाए कि अनुअली हमारी ग्रोथ कितनी बड़ी है। ठीक है, बस खाली यही था, अनुअली ग्रोथ देखने की ही थी, उससे आगे कुछ नहीं था। ठीक है, सो लो लेवल ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट उसी को कहते हैं। द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी sincere attempt to estimate Indian national and per capita income. The estimate given by estimate किसने दिया था? डॉक्टर VKRV राव ने सजेस्ट किया था दैट ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी वॉज अबाउट 2% पर annum, कि जो हमारी जीडीपी ग्रोथ, जो जीडीपी बढ़ रही है ओनली 2% से बढ़ रही है। While the growth of per capita output was just half of percentage per annum, इसकी हाफ मीन्स कितना हो जाएगा? ये 1% हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट बताएं, बैकवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। बैकवर्ड एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे था भाई? क्योंकि जो ज़्यादा ज़मीन थी वो किनके पास? जो जमींदार थे, मालवाड़ी थे या रोहितवाड़ी थे, उन्हीं के पास थी। आम लोगों के पास उस टाइम पर एग्रीकल्चर करने के लिए ज़मीन भी नहीं थी। तो इसीलिए क्या कहा गया था कि जिस टाइम पर हमारा देश आज़ाद हुआ उस टाइम पर इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बैकवर्ड था। किन वजह से? लैंड टेन्योर सिस्टम। लैंड टेन्योर का मतलब जो मोस्टली लैंड किनके पास थी? जमींदारी सिस्टम था वहाँ पर, मालवाड़ी, रोहितवाड़ी, ये सारे सिस्टम अप्लाई थे। दूसरा, फोर्स्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर को कॉमर्शलाइजेशन का मतलब, कॉमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई? लेन देन करना, कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा उगाओ और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचो ताकि ज़्यादा प्रॉफिट हो। पार्टिसिपेशन ऑफ द कंट्री, पार्टिसिपेशन की यहाँ पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब क्या होगा कि जो हमारी कंट्री थी वो टुकड़ों में बट गई थी। टुकड़ों में अगर भाई कंट्री बटेगी तो जो जमीन होगी लोगों के नाम वो भी तो बटेगी ना, ऑब्वियसली बात है ये तो बटने की। ठीक है, एक ये भी कंडीशन थी हमारी जिस टाइम पर हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर पे आते हैं लेस डेवलप इंडस्ट्रियल सेक्टर, कि इंडस्ट्री वगैरह यहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, बल्कि जो हमारे इंडिया के अंदर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो भी कम होना स्टार्ट हो गई थी, जिस वजह से उसको क्या नाम दिया गया था? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पर कैपिटल गुड्स की बहुत ज़्यादा कमी थी हमारे देश के अंदर। जो भी पब्लिक सेक्टर थे वो लिमिटेड थे, लिमिटेड मात्रा में पब्लिक कंपनी थी। ये तो 1991 के बाद आई है हमारी। ठीक है, 1991 के बाद ही ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेटरी ट्रैफिक पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी ट्रैफिक पॉलिसी का मतलब यही था कि जो रूल थे हमारी इंडस्ट्री वगैरह के वो ब्रिटिश ने इतने हाई बना रखे थे कि नॉर्मली लोग बिजनेस नहीं कर सकते थे। बहुत ही ज़्यादा मशीन वगैरह बनाने, जितने भी प्रोडक्ट मशीन वगैरह से बनाने थे उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, उस टाइम पर इतने नहीं बनते थे। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया, ब्रिटिश ने क्या किया था? इंडिया के अंदर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रेलवे को इंट्रोड्यूस कर रखा था। उस टाइम पर इतना चलन में नहीं था लेकिन इंट्रोड्यूस जरूर था।
लैक ऑफ हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज, कि हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज तो बहुत ही कम देखने को मिलती थी। जो ब्रिटिश का फ़ायदा हो सके वही हैवी उन्होंने ही बना रखी थी, एक दो, अदरवाइज कोई भी इंडस्ट्री नहीं थी। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पे जो एक कंडीशन नेक्स्ट और देखने को मिली थी, फॉरेन ट्रेड करेक्टरिस्टिक्स। फॉरेन ट्रेड करेक्टरिस्टिक का मतलब यही था कि जो फॉरेनर थे मीन ब्रिटिश थे वो क्या करते, यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देते यहाँ से रॉ मटेरियल को, फिर उनको इंपोर्ट करके यहाँ पर हैवी रेट के अंदर बेच देते इंडिया के अंदर। दूसरा, ब्रिटिश हैज़ द मोनोपोली कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड। अकेले ही कंट्रोल ओवरऑल कंट्रोल किनके हाथों में था, ब्रिटेन के हाथों में था, ब्रिटिश के हाथों में। प्राइज मेकर, वो प्राइज मेकर थे, डिसीजन मेकर थे यहाँ पर। ओनली जो इंडियन थे वो तो उनके डिसीजन को टेक आउट करते थे। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, उनका यही था जितना हो सके इंडिया के वेल्थ को, धन को कम कर दो, निकालो वहाँ से, इंडिया से अपने ब्रिटिश में लेके आओ। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है एडवर्स डेमोग्राफिक कंडीशन। उल्टी डेमोग्राफिक मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, उल्टा था। मीन्स यहाँ पर जो बर्थ रेट और डेथ रेट, बर्थ रेट कम होने लगी थी, डेथ रेट पर थाउजेंड पे बढ़ने लगी थी। हाई डेथ और बर्थ रेट 40 एंड 48 पर थाउजेंड रिस्पेक्टिवली। क्यों बढ़ने लगी, ब्रिटिश को तो ये लगता था जितनी इंडिया की जनसंख्या बढ़ेगी उनको फैसिलिटी कम देने लगे, डेथ रेट तो होगी ही, और ज़्यादा बर्थ के ऊपर कि लोग ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा काम करेंगे। हाई इन्फेंट मोरालिटी रेट 218 पर थाउजेंड। इन्फेंट मोरालिटी रेट कितनी हो गई थी, 218 पर थाउजेंड। मास इलिटरेसी 84% इलिटरेट, कि 84% लगभग इंडियन क्या थे, अनपढ़ थे। उनको कोई मतलब नहीं था कि इंडिया के अंदर पढ़े लिखे लोग हों, पढ़ाई से मतलब नहीं था उनको, लेबरिंग से मतलब था इंडिया से। लो लाइफ एक्सेप्टेंसी, कि लोगों की लाइफ बहुत ही कम, इतना भाई काम करवाएंगे उनसे, लाइफ तो कम होगी, उनको देंगे कम खाने के लिए, तो उनकी एज कितनी हो गई थी, एवरेज 44 ईयर। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गरीबी में तो रहेंगे। 80 और 90% वो अपनी इनकम का बेसिक नीड के ऊपर खर्च कर देते, सेविंग उनके पास थी ही नहीं। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। फीमेल लिटरेसी लेवल वॉज अबाउट 7%। जो औरतें पढ़ी लिखी थी केवल 7% ही पढ़ी लिखी थी, इससे ज़्यादा नहीं। बताया तो भाई, इंडियन क्या चाहते थे, लेबरिंग चाहते थे इंडियन से, ब्रिटिश ज़्यादा कुछ नहीं चाहते थे, बस उनको तो काम करवाना था। उसके बाद नेक्स्ट आता है अंडर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे करेंगे, रोड की कमी थी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हुई थी, हेल्थ सेंटर नहीं बने थे, कोई भी एजुकेशन का कोई भी सोर्स नहीं थे, कम्युनिकेशन बहुत ही कम थी। सो हाउएवर सम एफर्ट हैव बीन मेड टू डेवलप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड, रेलवे, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राम बाय द ब्रिटिश रूलर। तो इनके द्वारा इन्होंने टोटल इनके ऊपर कब्जा कर रखा था। रेलवे भी इन्होंने इसलिए बनाई थी ताकि ब्रिटिश से यहाँ तक जो सामान लाने और ले जाने में ईजी हो। द मेन मोटिव वॉज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटीज टू द इंडियन पीपल बट देयर कॉलोनियल इंटरेस्ट। बस उनका कोई इंडियन का भी कोई मोटिव नहीं था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए ना, वो भी क्या चाहते थे, बस उनका भी काम करे, पेट भरे, बस बाकी कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट कंडीशन के अंदर पढ़े तो हम मोर डिपेंडेंस ऑन प्राइमरी सेक्टर। सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर कौन सा होता है भाई, जहाँ पर फर्स्ट टाइम पर हम चीज़ों को बनाते हैं, गुड्स को बनाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर आ गया, यहाँ पर जो फिशिंग वगैरह आ गया हमारा, ये सारे के सारे काम किसके अंदर आते हैं, प्राइमरी सेक्टर। सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस इंडिया की प्राइमरी सेक्टर के ऊपर थी। लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्किंग फोर्स विच वॉज 72% वॉज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। 72% लोग खेती करने में बिजी थे, 10% मैन्युफैक्चरिंग पे, 18% वर्कफोर्स में एंगेज थे जो अपनी सर्विस सेक्टर में प्रोवाइड करते थे, ओनली 18% पीपल्स। ठीक है, सो ये थी कंडीशन हमारी इंडियन इकोनॉमी की एट द टाइम ऑफ या एवा ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। क्लियर है, 1947 तक की बात की गई, उसके बाद की नहीं।
सो सम पॉजिटिव साइड इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉजिटिव साइड इफेक्ट क्या है? देखो इतना सारा नेगेटिव के अंदर भी कुछ ना कुछ आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। वो देखो, प्रोवाइडेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लार्ज इन टर्म ऑफ रेलवे। भाई मैंने बताया था कि उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बहुत अच्छी कर दी थी, लाइक रेलवे, ताकि वो अपने गुड्स को जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में उनको मदद मिले। उन्होंने पोर्ट्स को डेवलप किया। प्रोविज़न ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राम सर्विसेज, प्रोविज़न बनाए बहुत सारे पोस्ट और टेलीग्राम के रिगार्डिंग, ताकि हम कम्युनिकेशन स्किल हमारी बढ़ सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट ए बेस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। जो ब्रिटिश गए थे जब इंडिया से, तो एक सबसे पॉजिटिव इफेक्ट ये भी रहा था कि उन्होंने बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेट इंडिया के अंदर सेटअप कर दिया था। ठीक है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी यूनिफिकेशन ऑफ कंट्री, कंट्री के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमी यूनिफॉर्म बना दिया था। एक ही पॉलिटिकल के अंदर तो जो सरकार बनती है हमारी ये, और इकोनॉमी के अंदर की किस तरीके से लोगों को, देखो काम करने से बेशक उनको कोई भी उस टाइम पर कोई भी राइट नहीं था, लेकिन काम करते करते ये चीज़ें तो उनके दिमाग में आई होंगी ना कि हम खुद कैसे करें वो चीज़ें। ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इवोल्यूट कर दिया था, इवोल्यूशन कर दिया था, बढ़ावा दिया था उस टाइम पर। पैसे की उनको भी तो लेन देन करना था, इसीलिए। ओके। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी इंडियन इकोनॉमी ऑन एवा ऑन इंडिपेंडेंस। होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या उस टाइम पर चीज़ें थी, ब्रिटिश किस तरीके से रूल करते थे, तो उन्होंने किस तरीके के उनके साइड इफ़ेक्ट थे, कंडीशन क्या थी इंडिया की, और इवन उस ओवरऑल चीज़ों का इंडिया के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट क्या हुआ। गॉट इट। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भी चैप्टर नंबर 2 के साथ। आज की क्लास में या चैप्टर नंबर 1 में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ के साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। बाय बाय एंड टेक केयर।